नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग हम चर्चाएं कर रहे थे। अभी तक हम लगभग 4 यूनिट्स के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हम ये पता लगा पाएं कि आखिर जो सिलेबस है आपका उसकी किस तरीके से उसकी डिमांड रहती है और सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो कैसा रहता है। बाकी जो न्यू बैचेस हैं वो आपके 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट के सेपरेट बैचेस हैं, वहाँ पर पेपर फर्स्ट, उसका स्टडी मटेरियल, उसके मॉक टेस्ट सभी कुछ आपको अवेलेबल होंगे। आज हम आगे कहानी बढ़ाते हैं अपनी। यूनिट 4 तक हम शायद कर चुके थे पिछली कक्षा में। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़े। 4 यूनिट जब आप पूरी कर चुके होंगे तो अब आपके पास आएगी 5वीं यूनिट, जिसको देखकर बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग्स एंड एप्टीट्यूड सिलेबस है आपका, जहां पर गणित समझकर बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये तो हमसे नहीं होगा। नहीं, यहां प्रॉपर मैथ्स, इसको आप मत समझिए। यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिन्हें सॉल्व करने के जो तरीके होंगे वो गणितीय होंगे, बस ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग है ये। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 फिर 4 फिर 6, उसके बाद अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर दोनों, मैं अगर देखता हूं तो 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गए, 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गए, मतलब गैप 2 का है, तो 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 आ गए, तो आंसर 8 हो जाएगा। मीन्स वो सारे प्रश्न जिनका समाधान गणित की मदद से लिया जाएगा, या गणित के वो सारे सवाल जो एक रीजनिंग के तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त की वाइफ आपकी क्या लगेगी, रिलेशनशिप। कोड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे कि किसी भाषा के अंदर इंडिया को जो है 1 2 3 4 5 कहा जाता है, तो उसी भाषा में ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाएगा। तो इस तरीके से कोड्स के प्रश्न आते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ऑलमोस्ट सेम रहती है। यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो जब हम कभी करेंगे सिलेबस को तब हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। बेसिकली यहां पर आपका खोया हुआ या गायब हुआ अक्षर या नंबर आपको ढूंढना होता है और कुछ नहीं। यहां पर गणित चलती है, सीधी सी बात यह, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है। गणित है मतलब कि एक सूत्र होगा मतलब एक फॉर्मूला होगा इसका मतलब कि अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो उस क्वेश्चन के गलत होने की संभावना 0.00% है। इट मीन्स यहां पर अगर आपको सूत्र पकड़ में आ गया कि भैया इस प्रश्न चल किस तरीके से रहा है, तो कोई भी आ जाए आप उस प्रश्न को गलत कभी नहीं करेंगे। छोटा सा उदाहरण अपन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 के बाद आएगा 6 के बाद आएगा 9 के बाद आता है 12, अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 3 का टेबल चल रहा है, तो 3 पंजे 15, 15 आएगा। अब मुझे आप बताइए इसे कौन गलत कर देगा, ये गलत आंसर है। नहीं, अगर प्रश्न की रूपरेखा या प्रश्न की प्रकृति, द नेचर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। मैथ्स का स्वभाव ही ऐसा है कि वहां पर अगर आपको सूत्र पकड़ में आ गया तो वहां पर गलतियां फिर नहीं होती। अब सारा खेला जो है वो सूत्र ढूंढने का है कि भैया इसमें सूत्र कौन सा है, वो मुझे पकड़ना है बस, और कोई काम नहीं है। 5 प्रश्न यहां से भी आते हैं। सेकंड टॉपिक जो इसी का है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप के बाद, वो है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इसमें फ्रैक्शंस हैं, टाइम है, डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, एवरेजेस है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। इतने सारे टॉपिक्स, बच्चे कहते हैं सर इसमें से फिर आना क्या है, कैसे पता करेंगे। बड़ा सीधा सा फंडा है। पुराने क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा रहती है। आप पाएंगे कि परसेंटेज वाले प्रश्नों की तादाद काफी अच्छी रहती है। आप पाएंगे कि एवरेज वाले प्रश्न बहुत ही कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। करना क्या होता है, सीधी सी सिंपल भाषा में एक बात बताता हूं। सभी का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सभी का 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए।
फिर सीधे पुराने प्रश्नों पर पहुंच जाइए, पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी ले रहा हूं। गारंटी इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया आपको फ्रैक्शंस की बात या टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लीजिए, क्योंकि बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस से बड़ा कंफ्यूज होते। तब राम अपने घर से निकला, पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चला, वहां से दक्षिण की तरफ घूम गया, फिर 10 किलोमीटर चला। अब राम की दिशा कौन सी है? क्या हमें तो नहीं पता कौन सी है। ये बड़ी एक समस्या होती है। तो फंडा सीधा सा है कि राम यहां से चला तो वो जहां चलेगा उसका मुंह उस तरफ होगा। अपने पेपर के अंदर एक चारों दिशाएं बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो आपके जो चारों दिशाएं आपने बनाई उसका सेंटर में राम को खड़ा कर दीजिए। मैंने कहा 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला तो ईस्ट के अंदर 10 किलोमीटर का एक डॉट लगा दीजिए, उसके नीचे 10 लिख दीजिए। अब वो पूर्व में चला है तो उसका मुंह पूर्व की तरफ है, ध्यान रखना भैया। जिस तरफ आपका एरो जा रहा है उसी तरफ राम का मुंह है। मैंने कहा यहां से वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया तो उसका मुंह भी दक्षिण की तरफ मुड़ गया। वो एरो जाएगा ऊपर की तरफ तो उसका मुंह हो गया अब दक्षिण की तरफ। मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है एरो, उसी दिशा में उसका मुंह है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ हो गया, दाएं जा रहा है तो दाएं हो गया, बाएं जा रहा है तो बाएं हो गया। पाइथागोरस का सूत्र लगता है और मुंह किस दिशा में है पूछा जाता है, बस। अब इसमें आप चाहे दुनिया भर की किताबें पढ़ें, चाहे लाखों करोड़ों क्वेश्चंस करें, मतलब नहीं है। लॉजिक समझ लीजिए कि भैया ये इस तरीके से सॉल्व होता है, बात खत्म। अब जहां से भी आएगा मैं समाधान कर दूंगा, समय बचेगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। मैथ्स के अंदर पढ़ने से कुछ नहीं होता, मैथ्स के अंदर एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे उतने ज्यादा ही आपके हाथ जो है इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतने आदी हो जाएंगे प्रश्न के कि प्रश्न देखते के साथ ही कह देंगे कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है। ज्यादा नहीं, ठीक है। जो आर्ट्स कॉमर्स बाकी बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें तो ये नहीं आता समझ में, ज्यादा नहीं, एक एक टॉपिक के 50-50, 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। रोज 10-10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट संख्या 5। प्रश्न कहां से आते हैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आया। टाइप्स ऑफ रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए कि थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ लीजिएगा, थ्योरीज भी है, थ्योरम्स भी है, जो भी है। क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, सीधी सी बात है, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप यहां से फिक्स है। 2 प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। नंबर, लेटर सीरीज इनका फेवरेट टॉपिक है, प्रश्न देते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स में से मैंने आपको बता दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, बहुत सारी संभावनाएं रहती है। इसके अलावा अगर मैं कहूंगा आपका जैसे एवरेज है, आपका एवरेज कभी कभार आ सकता है, कभी कभार नहीं आ सकता है। फ्रैक्शंस ठीक है, अच्छा है, यूनिवर्सल टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक। 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ने सारे ही है। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी द लॉजिकल रीजनिंग। अभी हमने मैथमेटिकल रीजनिंग देखा था, अब हम लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको गणित की सहायता से अब जवाब नहीं निकालने हैं, अब आपको तर्क की सहायता से जवाब निकालने हैं। फर्क देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब तर्क, राम मेरा दोस्त है और राम आपका भी दोस्त है, तो हम दोनों क्या है, हम दोनों भी दोस्त हैं। यहां कोई गणित काम नहीं करती। मैंने क्या निकाला, कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे मेरे पास, कुछ स्टेटमेंट्स थे मेरे पास। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि राम मेरा दोस्त है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कि राम आपका भी दोस्त है। इस बहाने से या इस चर्चाओं को देखकर मैंने निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों भी आपस में दोस्त हैं। अब तर्कशास्त्र इसमें ऐसा क्यों कहता है, लॉजिक्स इसमें ऐसा क्यों कहता है? लॉजिक इसलिए कहता है कि राम अगर मेरा दोस्त हो सकता है तो मतलब राम के और मेरे विचार बहुत मिलते हैं। राम आपका दोस्त हो सकता है, इसका मतलब राम के और आपके विचार भी बहुत मिलते हैं। मतलब राम उन दोनों विचारों को स्वीकार कर रहा है जो राम को पसंद है। इस हिसाब से हम दोनों के विचार काफी मिलते होंगे। 100% तो नहीं मिलते होंगे लेकिन काफी मिलते होंगे। मान लीजिए राम मेरे 40% विचारों से सहमत है, राम आपके 50% विचारों से सहमत है, और आपके 50 और मेरे 40 जो है, इन दोनों में कॉमन अगर मैं निकालता हूं तो 30% विचार हम दोनों के बड़े कॉमन है। ऑब्वियसली बात है हम दोनों मित्र हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, जब आप फिलॉसफी में अगर आपने लॉजिक्स पढ़ा होगा, जो फिलॉसफी के बच्चे कह रहे हो तो जानते होंगे, वो इनके बारे में ज्यादा अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। फिर मोड एंड फिगर्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज है। फैलेसीज का मतलब हो गया एक तरह से आप मानिए इसको
जो ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान आपको नहीं हुआ, आपको अज्ञान हो गया। आप सुबह उठे, बाहर पानी पानी था, आपने कहा रात को बहुत तेज बारिश आई थी, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो सड़क का जो पानी का पाइप था वो टूट गया था। तो यार मैंने पानी को देखकर क्या कहा कि बारिश आई थी, जबकि वास्तविकता क्या थी, बारिश तो नहीं आई। दिस इज कॉल्ड फैलेसिस। यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस, कॉन्टेशन, डिनोटेशंस, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, सब फिलॉसफी में आते हैं। बहुत शॉर्ट और स्वीट नोट्स दूंगा इसके, मैं आपको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। टिपिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये टिपिकल दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि फिलॉसफी का बच्चा तो ठीक है, मैथ्स का बच्चा तो ठीक है पढ़ता होगा मैथ्स में, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स तो कर सकते हैं इसको, फिलॉसफी वाला कर लेगा इसको। नॉर्मल बच्चा इसको नहीं कर सकता बेचारा, तो वो फंस जाता है। तो इसलिए एकदम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देंगे, ऊपर ऊपर से। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, ये चेंज तक नहीं करते, ये रिपीट क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं आपको डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यहां से प्रश्न आते हैं, सीधी सी बात है। और फिर एनालॉजीज, बस। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर तो आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इनका फेवरेट टॉपिक है। यहां से प्रश्न आएगा आएगा आएगा। उसका एक एक लॉजिक निकाला मैंने कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है पेपर की सुंदरता को बढ़ा देता है। पेपर लगता है कि बड़ा हैवी पेपर बना है, किसी एक वैल्यूएबल पेपर लगता है थोड़ा सा, इसलिए वेन डायग्राम आता है। यूनिवर्सल क्वेश्चन है। एंड मीन ऑफ नॉलेज इंडियन लॉजिक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए लॉजिक्स में हम पढ़ रहे हैं। ज्ञान कैसे कैसे होता है, माध्यम क्या होता है ज्ञान का, यहाँ से प्रश्न आता है। तो ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, इसके भी बहुत सिंपल सिंगल नोट्स दे दूंगा लॉजिक्स के आपको, मैं सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, कर लीजिएगा। घूम फिर के क्वेश्चंस नहीं आता है, फिर से कह रहा हूँ। हर आयोग की, हर एक डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी ये होती है कि जो नॉन फील्ड का बंदा है उसको अगर आपने फील्ड के, प्रॉपर फील्ड के क्वेश्चन दे दिए तो वो जीवन में कभी उसका समाधान नहीं कर पाएगा। तो हमको सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू चेक करना है कि इसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस। इसके अलावा वो ज्यादा आपसे नहीं पूछते। जैसे इंडियन लॉजिक्स की मैं बात करता हूं तो इंडियन लॉजिक्स के अंदर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई साहब जो प्रमाण है भारतीय दर्शन के अंदर या भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर, वहां प्रत्यक्ष की बात भी की जाती है, उपमान की बात भी की जाती है, शब्द की बात भी की जाती है, अनुमान की बात भी की। तो यहां पर इनकी व्याख्या कीजिए, किसने दिया था, क्यों दिया था, कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसका ज्ञान होता है। तो आप कहेंगे इससे तो ज्यादा हो गया, हमें तो ओवरव्यू चाहिए। इट मीन्स जब भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बात करता हूं तो वहां पर ओवरव्यू की ही हमें बात पढ़नी चाहिए। मैंने एक प्रॉब्लम देखी बच्चों के साथ कि जब वो प्रमाण या फिर इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो इसमें डीप में जाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे भैया आपको डीप में नहीं जाना, क्योंकि आप फिलोसॉफी के बच्चे नहीं है। जो फिलोसॉफी का बच्चा है उसको कहने की आवश्यकता नहीं, उसको तो वैसे बेचारे को सब कुछ आता है। जो नॉन फिलोसफिकल बैकग्राउंड का बच्चा है उसे नहीं आता है। लेकिन आप सिर्फ ओवरव्यू देखिए, एक एक टॉपिक के 5-5, 6-6 प्रश्न निकाल लीजिए। कंसेप्ट का मतलब क्या है, कंसेप्ट शुरू कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या था, किसने इसकी स्थापना की थी, कहां कहां पर ये एप्लीकेबल है, एक दो उसके क्वेश्चन देख लिए और काम खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं आता। और जो टिपिकल क्वेश्चन आएगा वो इतना टिपिकल आएगा कि वो फिलॉसफी का बच्चा भी नहीं कर पाएगा, वो इतना ही टिपिकल आएगा। फिर सीधी सी बात है, देखो। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा समय मत खर्च करना यहां पे। नेक्स्ट इज डीआई, यूनिट संख्या 7th। एट्थ में आता है आपका आईसीटी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अगर नेक्स्ट क्लास पूरी इसमें अपन निकाल दें तो कैसा रहेगा, क्योंकि आज हमने मैथ्स किया। जैसे डीआई के अंदर अगर हम देखें, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का सीधा सा एक मतलब है कि आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, उस डेटा की मदद से आपको चुनिंदा कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर निकालना होता है, बस, और कुछ नहीं है। यूनिट संख्या 5, 6 और 7 ये तीनों पूर्ण रूप से गणित, रीजनिंग इन्हीं को समर्पित है। तो डीआई के अंदर बहुत विशेष, आप कुछ मत समझिएगा, बाई चार्ट है आपका, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, लाइन चार्ट है, मैपिंग ऑफ डेटा है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा एंड गवर्नेंस है। सिंपल प्रश्न आते हैं, ज्यादा कोई विशेष प्रश्न यहां से नहीं आते हैं। डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसका सोर्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ वहां पर हमें समझाया जाता है। हालांकि इतना टिपिकल, मैं फिर कहूंगा, इतने गहराई वाले प्रश्न यहां पर भी नहीं आते।
इतने टिपिकल प्रश्न यहाँ नहीं आते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों की देखनी है तीव्रता या टेंडेंसी कितने मुश्किल हो सकते हैं, तो आप एसएससी सीजीएल का जो पेपर आता है उसके फिर आप इनके प्रश्न निकाल कर देखिए, वो बहुत ज्यादा टिपिकल आते हैं। हमारे यहाँ पर इतने नहीं आते हैं। हमें सिर्फ ओवरव्यू चाहिए होता है, तरीका चाहिए होता है कि साहब बार चार्ट ये होता है, बार चार्ट को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये टोटल होता है, टोटल को जोड़कर अगर जिस क्वेश्चन का पूछा है उसके साथ में इसका रिलेशन कर दूं तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब वो गुणा करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तरीका बता दूंगा किस तरीके से लिखते हैं। बार चार्ट, ऊपर बार चार्ट का एक डायग्राम बनाइए। ये सब ये बार चार्ट होता है, ये इसमें इसका मतलब ये होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जैसे भी आप बनाते हैं मुझे नहीं पता। फिर नीचे उसके सूत्र लिखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण लिख लीजिए कि साहब इसका उदाहरण होता है ये। अब मुझे आप बताइए कि जब आप रिवाइज करेंगे या रिवीजन करेंगे तो बार चार्ट का कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने की स्थिति में होंगे क्या? चलिए हो सकता है किसी परिस्थिति में सही ना हो, लेकिन आप प्रयासरत जरूर होंगे आखिरी में, यार इसका मुझे पता तो है कैसे होता है सॉल्व। अब ये आपके ऊपर है। तो डीआई टफ नहीं है, हालांकि डीआई पता नहीं लोगों को इतना ज्यादा टफ लगता है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैथ्स को जब हम आगे चलते हैं, मैथ्स को फ्री करके, तो 8 यूनिट है आपकी आईसीटी, 9th है आपकी पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड द लास्ट 10th इज हायर एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। हायर एजुकेशनल या हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षा का जो तंत्र परितंत्र जो है भारत में, उसके बारे में चर्चाएं आपकी। तो 3 टॉपिक्स बचते हैं आपके, 3 यूनिट्स आपकी बचती हैं। ये वापस से वही आपकी एक तरह से विदाउट मैथ्स एंड रीजनिंग यूनिट्स है। सीधी सी फिलॉसफी, सीधी सी गणित मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी। 7 यूनिट आपकी ऐसी है जहां पर गणित रीजनिंग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं। रेस्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऐसी है जहां पर मैथ्स और रीजनिंग है। उसमें से भी 1 यूनिट तो ऐसी है जहां पर डायरेक्ट मैथ्स रीजनिंग है ही नहीं, जहां पर लॉजिकल है, तर्क वितर्क है। तो पूर्ण रूप से समर्पित अगर मैथ्स की यूनिट देखता हूं तो बची 2, प्रश्न हुए 10। अगर मैं 10 प्रश्न छोड़ भी दूं तो समस्या कहां है? 40 तो है, क्या 40 में सही कर सकता हूं? अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले 40 पर काम कीजिए, 10 पर बाद में करेंगे। गणित सीधी सी। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट ऑफ 3 यूनिट्स को खत्म करेंगे और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे हमारी प्रैक्टिस की तरफ, प्रश्नों की तरफ। एक एक यूनिट से मैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट 5-5, 6-6 क्वेश्चंस लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आखिर ये प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, किस तरीके से ये आता है, क्या इसकी टेंडेंसी रहती है, क्यों यहाँ पे पूछा जाता है और उसका सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या जैसे भी आप करते हैं वो करके अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके काम में आने वाली है। भले आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं लेकिन ये चीजें आपके हमेशा काम में आएगी, ये चीजें आपके साथ चलेगी, ये मैं आपको कहूंगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।